दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। हम में से अक्सर ने अपने पसंदीदा शोज़ के आखिरी एपिसोड देखे हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान सके कि असल शोज़ के किरदारों का क्या बना, क्योंकि कुछ ऑफिशियल सीरीज़ बगैर किसी वाज़ेह इख्तिताम के ख़त्म हुई। ताहम इन किरदारों की मीरास क्रॉसओवर्स, फ़ैन थ्योरीज़ और मदाहों के तख़य्युल के ज़रिए ज़िंदा रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हैं दी पावरपफ गर्ल्स। आखिरी बार हमने लड़कियों को देखा जब वो अपनी सीरीज़ में लड़े गए राक्षसों के बारे में बहस कर रही थी। वो इस नतीजे पर पहुंची कि यही वो काम है जो वो करती हैं और इससे टाउन्सवेल शहर को ख़ास बनाती हैं। वो नाजरीन से अलविदा कहती हैं, जो उनके एडवेंचर्स का एक मुनासिब इख्तिताम है, लेकिन फ़ैन थ्योरीज़ और एडाप्टेशंस कुछ और कहती हैं। मनसूख होने वाली लाइव एक्शन एडाप्टेशन ने उनकी ज़िंदगियों की एक ज़्यादा बालिग तज़्यिक़ की तरफ इशारा किया, जिसमें परेशानी और बालिग होने के दबाव जैसे मौज़ूआत शामिल थे। ब्लॉसम को परेशान, बबल्स को इब्तिदा में शोहरत की तलाश में और बटरकप को अपनी सुपर हीरो शनाख्त से छुटकारा पाने की कोशिश करते दिखाया गया है। ये पोर्ट्रेल उनके बचपन के किरदारों से एक बड़ी तब्दीली को ज़ाहिर करता था, जो उनकी ज़ाती तरक्की और माजी के असरात पर मरकूज़ था। उसने ये भी तजवीज़ किया कि उन्हें दोबारा दुनिया को बचाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपने बचपन के तजर्बात और ज़िम्मेदारियों पर गौर करते हुए। दूसरी तरफ फ़ैन तशरीहात उनकी मीरास को ज़िंदा रखती हैं, कहते हुए कि लड़कियाँ टाउन्सवेल में जराइम से लड़ती रहीं और उसकी हिफाजत करती रहीं। अब बात करते हैं एड एंड एडी। आखिरी बार हमने तीनों लड़कों को 2009 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म में देखा। ये फ़िल्म उस वक्त की है जब एड एंड एडी के भाई के ठिकाने की तलाश में एक एडवेंचर पर निकलते हैं। जब वो एडी के भाई को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वो एडी के साथ जिस्मानी तौर पर बदसलूकी करता है, जो एडी के बयान करदा किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इससे उसके झूठ बेनकाब होते हैं। उसके बावजूद ग्रो इससे कबूल करता है और उनकी दोस्ती वैसी ही रहती है। आखिर में एड घर वापस आता है और बस यही कहता है। ताहम मदाहों के पास बहुत सी कयास आराइयाँ हैं। मिसाल के तौर पर क्रॉसओवर एपिसोड एड एंड एडी में एड्स गलती से किड्स नेक्स्ट डोर यूनिवर्स में एक पोर्टल बनाते हैं, जो ये जाहिर करता है कि एड्स अपनी सीरीज़ के बाद भी एडवेंचर जारी रखते हैं, शायद ज़्यादा ख़याली मंजरनामा में मुलव्वस होते हुए। कुछ मदाहों का ख्याल है कि सीरीज़ के वाक़यात के बाद एड्स अपनी पुरानी आदतों पर वापस आए, जहाँ वो जो ब्रेकर्स के लिए पैसा कमाने के मंसूबों पर काम करते रहे और बड़े होकर कामयाब कारोबारी बन गए। कुछ दूसरे मदाह सोचते हैं कि जैसे जैसे किरदार बड़े होते हैं वो बिलाखिर बुढ़ापे की हकीकतों का सामना करेंगे, जिसका मतलब हो सकता है कि वो अपनी बचपन की शरारतों से आगे बढ़ेंगे और नए शौक़ तलाश करेंगे। अब बात करते हैं जॉनी ब्रावो की। जॉनी ब्रावो के आखिरी एपिसोड गेट स्टिंकी में जॉनी का बचपन का बदमाश स्टंकी ब्राउन स्टीन शहर वापस आता है और उसके लिए रोमानवी दिलचस्पी ज़ाहिर करता है। ताहम जॉनी को उसकी पुरानी बदमाशी की यादों के साथ अपने जज्बात को समझाने में दुश्वारी होती है, जिससे उसके लिए स्टंकी की तब्दीली को कबूल करना मुश्किल हो जाता है। ये एपिसोड मज़ाहिया तौर पर जॉनी के अपने जज्बात और स्टंकी की मोहब्बत की हकीकत के मुकाबले के साथ ख़त्म होता है। अगरचे जॉनी ब्रावो की कोई नई सीरीज़ नहीं आई, लेकिन किरदार मुख्तलिफ़ शक्लों में बशमूल स्पिन ऑफिस, फिल्में और क्रॉसओवर्स में नमूदार होता रहा। अपनी मकबूलियत को बरकरार रखते हुए जहाँ तक मदाहों का ताल्लुक़ है, उन्होंने जॉनी के मुस्तकबिल के बारे में कयास आराइयों का एक भरपूर जाल बनाया है, जो कि मज़ाहिया एडवेंचर से लेकर गहरे किरदार की तरक्की तक फैला हुआ है। वो मानते हैं कि जॉनी अपनी बदतमीज़ी को जारी रखता है, मुमकिन तौर पर अब भी ख़वातीन को मुतासिर करने के अपने मकसद के पीछे भागता है, जो उसे रिश्तों के बारे में बेहतर समझ पैदा करने और शायद किसी ऐसे शख्स के साथ मानी खेज ताल्लुक़ कायम करने की तरफ ले जा सकता है, जो उसे उसकी असलियत की वजह से पसंद करे, ना कि सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से। अब अगर बात करें लैलो एंड स्टिच की, लैलो एंड स्टिच का फ़ाइनल एक बोनस की तरह था, जो ख़ानदान की अहमियत पर जोर देता था। लैलो और मर्टल मिलकर दफनशुदा ख़जाने की तलाश कर रहे हैं, जिसके दौरान उनका सामना एक एक्सपेरिमेंट लिंक या X251 से होता है, जो गैर ताउन करने वालों के चिपचिपे मादे से जोड़ देता है। मर्टल, जो आमतौर पर मुख्तलिफ किरदार होती है, लैलो की मदद करती है लिंक को पकड़ने में। दई असना स्टिच नानी से चिपक जाता है और जम्बा प्लैकली से चिपक जाता है, जिससे अफरा तफरी बढ़ती है। जैसे ही असल सीरीज़ ख़त्म होती है, किरदार स्पिन ऑफिस और सीक्वल्स के ज़रिए फैलते रहे। लैलो, स्टिच और उनके दोस्तों के एडवेंचर्स की मज़ीद खोज करते हैं। फ़ैन थ्योरीज़ के मुताबिक लैलो
बड़ी होकर एक ऐसी एजेंसी शुरू करेगी जो जम्बा के हर एक्सपेरिमेंट को मुनासिब घरों या नौकरियों से मिलाती है। ये ख्याल उसकी परवरिश करने वाली फितरत और दूसरों में सलाहियत देखने की काबिलियत से निकलता है, जबकि स्टिच जो एक तबाहकुन एलियन से एक प्यार करने वाला साथी बन गया, लाइव एक्शन एडाप्टेशन में उसके जज्बाती गहराई और लेलो और दीगर एक्सपेरिमेंट्स के साथ ताल्लुकाती मज़ीद खोज की उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं करेज द कर्ली डॉग की। आखिरी बार हमने करेज को अपनी एपिसोड परफेक्ट में देखा, जहां यूस्टिस उसकी नाअहली की तनकीद करता है, जिससे करेज एक बुजुर्ग स्कूल टीचर की मदद से यूस्टिस और म्यूरियल को मुतासर करने की कोशिश करता है। करेज हर टेस्ट में नाकाम होता है, लेकिन बाथ टब में एक मछली उसे बताती है कि कमाल का कोई वजूद नहीं है। आखिरी टेस्ट में करेज एक अजीब व गरीब नंबर 6 बनाता है जो परफेक्टिस्ट को गुस्सा दिलाता है और वो मायूसी में पिघल जाती है। मदद तजवीज़ करते हैं कि करेज का मकसद वही रहेगा, यानी अपने ख़ानदान की हिफाजत, जिसका मतलब है कि वो अपने खौफ का मुकाबला करता रहेगा और नए किरदारों और एक्सपेरिमेंट्स से मिलता रहेगा। अब बात करते हैं डेक्स्टर्स लेबॉर्ट्री की। डेक्स्टर लेबॉर्ट्री का आखिरी एपिसोड लॉस्ट बट नॉट बेस्ट। इस एपिसोड में डेक्स्टर्स अपने हम जमातों को मुतासर करने की कोशिश में गलती से एक बड़ा राक्षस बनता है, जिससे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वो इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश करता है, जबकि उसकी बहन डीडी गैर इरादी तौर पर मामलात को पेचीदा कर देती है। बिलाखिर वो राक्षस को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। उसके मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मदार सिर्फ क्यास करते हैं कि वो एक बड़ा साइंसदान बनेगा और शायद शादी कर लेगा। अब अगर हम बात करें स्टीवन यूनिवर्स की, तो स्टीवन यूनिवर्स के आखिरी एपिसोड दी फीचर में स्टीवन, जो एक सदमाती तजर्बे के बाद की हालत से निमट रहा है, आज़ादी के लिए बीच सिटी छोड़ने का फ़ैसला करता है। वो ये फ़ैसला कोनी के साथ शेयर करता है, लेकिन अभी तक क्रिस्टल जेम्स को नहीं बताया। जब वो अलविदा कहने की तैयारी करता है, वो जेम्स को दिल से तारीफ देता है। इब्तदा में जेम्स उसके जाने को हल्का फुल्का लेती है, लेकिन जब स्टीवन उनके रद्द अमल पर तनकीद करता है तो वो अपनी उदासी का इजहार करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी। एपिसोड स्टीवन के नए सफ़र की अलामत के तौर पर उसके गाड़ी चलाते हुए छोड़ने के साथ ख़त्म होता है, जबकि शहरी अलविदा कहते हैं। उसके जाने के बाद क्या होता है, वो अपने आप को और अपनी शनाख्त को जेम्स के मुहाफ़िज़ के किरदार से बाहर तलाश करने के लिए मुल्क भर में सफ़र करता है। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर बी सिटी से दूर है, लेकिन वो अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ राब्ते में रहता है। कुछ दूसरे मदाह कयास करते हैं कि स्टीवन नई जिम्मेदारियाँ संभाल सकता है, मुमकिन तौर पर छोटे जेम्स या इंसानों की रहनुमाई करते हुए, जो उसकी तरक्की और पुख्तगी की अक्कासी करता है। मजमूई तौर पर सीरीज़ स्टीवन के हतमी अंजाम को कुछ खुला छोड़ देती है। अब अगर हम बात करें कैट डॉग की, तो कैट डॉग के आखिरी एपिसोड में कैट दो सिरा वाला मखलूक होने से तंग आ जाता है और ख़ुद को डॉग से अलग करने के लिए सर्जरी का फ़ैसला करता है, सोचते हुए कि उससे उसके मसाइल हल हो जाएंगे। ताहम डॉग इस ख्याल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो कैट के साथ रहना पसंद करता है और सर्जरी से गुजरने से इनकार करता है, यहाँ तक कि कैट उससे कायल करता है कि ये उसके फ़ायदे के लिए है। बिलाखिर जब चैलेंजेस का सामना होता है, कैट को एहसास होता है कि वो डॉग के बगैर नहीं रह सकता। मेरे ख़्याल में उससे उनके अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, यानी उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं होगी जैसे शो में है, और वो शायद मर जाएंगे। अब अगर हम बात करें एंजेलिका पिकल्स की, हम अब असल रिग्रेट्स सीरीज़ के बाद स्पिन ऑफ ऑल ग्रोन अप में एंजेलिका पिकल्स को देखते हैं, लिहाजा हमें इसके बारे में फ़ैन कयासराइयों और थ्योरीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। उसकी ज़िंदगी ड्रामाई तौर पर बदल जाती है जब वो यूनिवर्सिटी शुरू करने के बाद एक कॉलेज फुटबॉल स्टार से मंगनी कर लेती है। ताहम ये रिश्ता जल्द ही बदसलूकी का शिकार हो जाता है। उसका शौहर उस पर माली कंट्रोल इस्तेमाल करता है। एंजेलिका अपने बदसलूकी वाले शादी के दर्द से निमटने के लिए नशे की आदी हो जाती है, जो बिलाखिर एक दर्दनाक तलाक की तरफ जाता है, जिसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता। रॉक बॉटम तक पहुंचने के बाद एंजेलिका ड्रग रिहेब में दाखिल होती है और अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए मकामी कम्युनिटी कॉलेज में क्लासेस में दाखिला लेती है, जबकि अपनी मां के साथ ताल्लुकात को संभालती है, जो एंजेलिका के मसाइल की वजह से ख़ुद को कसूरवार समझती है। वो अपनी बचपन की दोस्त सूजी कार्माइकल के साथ भी राब्ते में रहती है, हालांकि वो अक्सर सियासी और सखावती मसाइल पर झगड़ती हैं। अब अगर हम बात करें फिनियस एंड फर्ब की, तो फिनियस एंड फर्ब का आखिरी एपिसोड लास्ट डे ऑफ समर, गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन पर होता है। फिनियस और फ्रैब अपने गर्मियों के एडवेंचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक अजीम शान मंसूबे बनाते हैं, जबकि कैंडेस उन्हें पकड़वाने के लिए पुरअज़म है। उसका सामना डॉक्टर डॉफिन शर्ट से होता है, जिसने डो और एनीटर बनाया है।
जो उन्हें दिन को दोबारा जीने की इजाज़त देता है। जैसे जैसे वो टाइम लूप से गुजरते हैं, कैंडीज़ को एहसास होता है कि अपने भाइयों को पकड़वाने का जुनून अफरा तफरी का बाइस बन रहा है। बिलाखिर वो फेनियस और फ्रेब के साथ दिन से लुत्फ़अंदोज़ होने का फ़ैसला करती है। स्पिन ऑफिस और फिल्मों के अलावा जो इनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बताते, मदाह मानते हैं कि फेनियस और फ्रब बड़े होकर हैरत अंगेज़ इजादात बनाते रहेंगे और कैंडीज अपने भाइयों की तख्लीकी सलाहियतों की कदर करना शुरू कर देगी और उन्हें पकड़वाने की कोशिश छोड़ देगी। उनकी रोमानवी ज़िंदगी के बारे में सीरीज़ में फेनिस और इज़ाबेला अपने जज्बात का एतराफ़ करते हैं और एक ही कॉलेज में जाने का फ़ैसला भी करते हैं। फेनिस और इज़ाबेला की शादी के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन ये कभी कैनन नहीं थी। ताहम फ़्रब के बारे में हम ये नहीं कह सकते। कैनन और तौसीई बयानियों में ये इंकशाफ होता है कि फ्रेब और वेनिसा बिलाखिर शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम विक्टोरिया है। अब अगर हम बात करें दी फेयरली ऑड पेरेंट्स की, तो इसके आखिरी एपिसोड टीम सीक्रेट विश में टिमी टर्नर को फेरी काउंसिल की दरख्वास्त पर फादर टाइम के ज़रिए 50 साल की उम्र कर दी जाती है, जो उसे पता चलता है कि उसने हमेशा 10 साल का रहने की ख्वाहिश की थी। जब सब उसके साथ बुढ़ापे में आगे बढ़ चुके होते हैं, टिमी डेंजल क्रोकर के साथ मिलकर काम करता है, जो पिछले सदमे की वजह से बूढ़ा नहीं हुआ, ताकि अपनी फेरी गॉड पेरेंट्स कोस्मो और वांडा से दोबारा मिल सके। एक अहम लम्हे में टिमी अपने फेरीज और दोस्त पोव को बचाने के लिए ख़ुद को कुर्बान कर देता है, जो वजूद से मिट चुका था। फेरी कौंसल बिलाखिर उम्र बढ़ाने को असर को पलट देती है। टिमी को उसकी असल 10 साल की उम्र में बहाल कर देती है। शो के बाद एक लाइव एक्शन फिल्म ट्रायोलॉजी में टिमी को 23 साल की उम्र में दिखाया गया है, जो अब भी अपने फेरी गॉड पेरेंट्स को रखने के लिए बुढ़ापे से इनकार करता है। ताहम वो नुमाया तौर पर पुख्ता हो जाता है और ख़ुद एक फेरी बन जाता है, जिससे कोस्मो और वांडा 2 बच्चों के फेरी गॉड पेरेंट्स बन जाते हैं, जिनके साथ उसकी साबका बेबी सीटर विकी बदसलूकी करती थी। अब अगर हम बात करें स्पंज बॉब की, स्पंज बॉब इब्तिदा में बिकनी बॉटम में अपनी जद्दोजहद की वजह से मायूस होता है और अपने वालिदैन के पास वापस जाने पर गौर करता है। ताहम वो बिलाखिर रहने का फ़ैसला करता है और क्रिस्टी क्रैब 3 का नया मैनेजर बनता है, जो उसकी ज़िंदगी में एक नए बाप की निशानदेही करता है। एपिसोड स्पंज बॉब और सैंडी के दरमियान एक दिल को छू लेने वाले लम्हे के साथ ख़त्म होता है, जो नाजरीन को किरदारों के लिए बंदिश और खुशी का एहसास देता है। जब वो बिकनी बॉटम में एक साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ मदा कयास करते हैं कि जैसे जैसे सीरीज़ जारी रहती है, स्पंज बॉब और उसके दोस्त ज़्यादा पुख्ता कहानियों का तजर्बा कर सकते हैं, जो उनकी तरक्की की अक्कासी करते हैं। कुछ दूसरे मदा कयास करते हैं कि स्पंज बॉब बिकनी बॉटम में जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के मंजरनामों की खोज कर रहा है, क्योंकि सीरीज़ को मुस्तकबिल की सीटिंग में ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।